हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस भी बच्चे का अभी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम नहीं हुआ है, आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा। सेम पैटर्न के सवाल आपकी परीक्षा में रिपीट कर रहे हैं। चले देखो, यहां से बस आपको यह समझना है कि इस पैटर्न का सवाल आए तो ऐसे बनाएंगे, इस पैटर्न का सवाल आएगा तो ऐसे बनाना है, क्योंकि अभी आपके पास में बस इतना ही समय है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मैं आपको वो सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो हूबहू आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्टों में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। चलिए, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, कई सारे बच्चे तो थंबनेल में देखकर आए होंगे, तो सबसे पहले इसी सवाल को अपन यहां से ले लेते हैं। ठीक है ना। चलिए भाई, अपन ने द्विघात समीकरण का तो सवाल सीखा है। यह सवाल पता है कौन सा सवाल है? एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूछा गया सवाल है, और सेम ही सवाल आपके 12th लेवल में भी पूछा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, यहां से मेरे प्यारे बच्चों पावर में 4 है। अब पावर 4 वाला सवाल पेपर में आ जाए तो अपन को करना कैसे है, देखो यहां से समझ लो। चलिए, जब भी पावर 4 वाला सवाल पेपर में आ जाए तो आप लोग कुछ नहीं करेगा। ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये जो एक्स स्क्वायर है, आप इसको कुछ भी मान लेना, जैसे आपने टी मान लिया। हमेशा ध्यान रखना, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको टी मान लेना। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से खुद बताओ भाई, एक्स स्क्वायर बराबर टी है, तो एक्स की पावर 4 आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब एक्स की पावर 4 को आप लोग लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस का 17। अब इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसको आप लोग यहां से टी लिखेंगे प्लस का 60 बराबर में 0। ठीक है ना। अब अपना सवाल ये नहीं रहा, अपना सवाल ये बन गया, मतलब टी का स्क्वायर माइनस का 17t प्लस में यहां से 60। चलिए, अब यहां से सवाल को बनाना कैसे है, देखो बहुत सिंपल है। आप ऐसी दो संख्या बताइए, है ना, सोचना चीजों को। आप लोग ऐसी दो संख्या बताइए जिनको गुणा करने पर तो 60 मिले और जिनका योग करने पर 17 मिले। हमेशा ये जो बीच वाली संख्या आपको मिलेगी, आपको यहां से ऐसा योग देखना है, और पीछे वाली संख्या का आपको क्या देखना है? गुणा देखना है। ठीक है ना। ऐसी संख्या आपको बताना है जिनको गुणा करने पर 60 बने और जिनको जोड़ने पर कितना बनना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 17 बनना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो बच्चा बच्चा भी सोच लेगा कि सर ऐसी कौन कौन सी संख्या है। आप बोलेंगे सर 12 और 5 है। बेटा यहां से 12 इंटू 5 60 होगा, और 12 और 5 को जोड़ेंगे यहां से 17। कहने का मतलब इस टी का मान 12 भी हो सकता है, और यहां से इस टी का मान 5 भी हो सकता है। दोनों ही आपके संभव है। ठीक है ना। बस यहां से अपन क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर इस टी को अपन ने क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर लिखा था। इस टी को अपन ने एक्स स्क्वायर लिखा था, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 12, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? √12। लेकिन यहां पर प्लस माइनस भी लगता है। ठीक है ना। चले, तो एक्स का मान √12। आप बोलेंगे सर एक ही ऑप्शन में अपन को दे के रखा था, और यहां से आप लोग बोलेंगे सर एक्स का मान √5 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं देख के रखा। ठीक है ना। तो यहां के आने के बाद वैसे डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते हैं सर 5 तो नहीं है, 12 है, तो सीधा 12 अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। पेपर में आ जाए तो यही तरीका आपको पेपर में लगाना है। ठीक है ना। चलिए, अच्छा अगले सवाल, अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या वाला है और पेपर में पूछा जा रहा है। देखो सवाल में बोला गया था भाई 1956 में एक कस्बे की जनसंख्या 2,07,300 थी। यदि इसकी जनसंख्या लगातार 2 दशकों में प्रत्येक दशक में 20% बढ़ी, मतलब कहने का मतलब यहां पर ये जो गैप का अंतराल आपको देख के रखा है, वो आप बोलेंगे
सर 10 वर्ष का दे के रखा है, ठीक है ना। दशक का मतलब 10 वर्ष होता है। चलिए, प्रत्येक 10 वर्ष में 20% बढ़ी, मतलब इस 10 वर्ष में 20% बढ़ी, अगले 10 वर्ष में भी कितनी बढ़ी मेरे प्यारे बच्चों, 20% यहां पर बढ़ी, ठीक है ना। चलिए, सवाल में 1976 में पूछा गया था, भाई 1976 में यह जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आप बोलेंगे सर शुरुआत में जो जनसंख्या थी ना वो 2073000, ठीक है ना। चलिए सर, स्टार्टिंग में जनसंख्या 2,07,300 थी। अब यह किस दर से बढ़ रही थी सर, 20% की दर से बढ़ रही थी। तो 20% की दर से बढ़ना मतलब 120 बट्टे में 100 हो गया। जैसे आप लोग काटेंगे तो यहां से 6/5, ठीक है ना। मतलब पहले 10 साल 6/5 बढ़ी, फिर यहां से अगले 10 साल भी आप बोलेंगे सर 6/5 से ही बढ़ेगी। चलिए, क्योंकि बढ़ने की जो दर थी वो दोनों में क्या थी, समान थी। ऐसे भी कर सकते थे सर 20% 1/5 बढ़ रही थी, तो यहां से कितना हो जाएगा 6/5, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से पहले 10 वर्ष में 20% बढ़ी, मतलब 6/5, अगले 10 वर्ष में भी 20% बढ़ी, मतलब यहां से 6/5। चलिए, अब इतना पहुंचने के बाद में ना आप कैलकुलेशन करते समय दो चीजों का प्रयोग करेंगे। इकाई के अंक का सबसे पहले प्रयोग करो, उसके बाद में अगर इकाई के अंक से भी सवाल नहीं बनेगा तो फिर आप प्रयोग करेंगे डिजिटल सम का, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से काट दो, जैसे 5 गुणा 5 25, आप बोलेंगे भाई ऐसा होता ही ना, जैसे मान लो ऐसा है और बट्टे में जैसे मान लो ये 25 है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, भाई 25 इसको काटेगा 4 बार, ऐसा क्यों। अब 4 का मतलब फिर यहां से गुणा का निशान भी लगाना है, ठीक है ना। ऐसा मैं आपको देखो बता देता हूं, जैसे ये 2700 है, जैसे यहां से 25 है, तो ऐसा ही तो लिखा हुआ है ना भाई 27 गुणा 100 बट्टे में 25, तो 25 इसको काटेगा 4 बार। आई बात समझ में। तो यहां से डायरेक्ट ही अपन कर लेते हैं, 2 जीरो को 4 बार काट दिया करो और बीच में किसका निशान लगा दिया करो, गुणा का निशान लगा दिया करो, ठीक है ना। चलिए, वैसे यहां से सर 5 × 5 25, इसको काटेगा 4 बार, लेकिन यहां पर किसका निशान लग जाएगा, गुणा का निशान लग जाएगा। अब इकाई के अंक से अगर सवाल बन जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। चलिए, देखो इकाई का अंक निकालो, 3 × 4 12, 12 का 2, 2 × 6 आप बोलेंगे सर 12, 12 का 2, 2 × 6 12, सर 12 का 2। कहने का मतलब जो इकाई का अंक है उसमें कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। आप यहां से देखेंगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें इकाई का अंक 2 था, और ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूछा गया सवाल है 2025 का। और ऐसे ही सवाल आपके अंडर ग्रेजुएट 12th वाले में भी पूछा जा रहा है, जिसको आप बनाएंगे इकाई के अंक की मदद से आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल देखो, यहां से इस सवाल को करने से पहले बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज में मत फंसिएगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर a + b, अगर यहां से 12 दे के रखा है, a - b, सर यहां से 7 दे के रखा है, या फिर इसको मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, चलो √7 मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सर, यहां से a का मान कैसे निकालेंगे, आपको बेटा पता होगा, पढ़ाई की होगी ना आपने तो पता होगा। एक समीकरण प्लस और एक समीकरण अगर माइनस की होती है तो इस a का मान कैसे निकालेंगे। a का मतलब जिसके आगे प्लस है उसका मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर 12 + √7, इन दोनों को जोड़कर किसका भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहां से b का मान कैसे निकालेंगे, भाई जिसके आगे माइनस लगा है उसका मान कैसे निकालेंगे। इन दोनों को घटाएंगे, घटाते समय इस प्लस वाले को आगे रखना और यहां से माइनस वाले को पीछे रखिएगा। इन दोनों को घटाकर किसका भाग देंगे सर, यहां से 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो यहां से a का मान भी आ जाएगा और यहां से b का मान भी आ जाएगा। चलिए,
अब यहां से बात को समझना, आपने ये चीज तो पढ़ी होगी भाई a माइनस बी और यहां से a प्लस बी, आप बोलेंगे सर a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं इसमें लगाना चाह रहा हूं 12 प्लस में √7, 12 माइनस का √7, इसको कैसे करेंगे? अगर एक माइनस में आता है एक प्लस में आता है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाकर माइनस लगा लो, ठीक है ना। अगर एक माइनस में आता है एक प्लस में आता है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाकर माइनस कर लो। जैसे 12 का स्क्वायर 144, √7 का स्क्वायर 7, और इसके आगे क्या लगा लेंगे? माइनस लगा लेंगे, ठीक है ना। किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो आप बोलेंगे सर रूट हट जाता है। 144 में से 7 गया, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा? 137, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत इजीली चीजों को मैंने आपको सिखा दिया, हर एक बात सिखाई है जो आपको आती भी होगी या फिर नहीं भी आती होगी। चलिए, वैसे सवाल में आप लोग बोलेंगे सर यहां से a प्लस बी, सवाल में 32 दे के रखा है, लेकिन a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो 372 दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इधर से स्क्वायर हटाकर क्या इधर रूट लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए, तो a प्लस बी 32 हो गया, a माइनस बी रूट के अंदर 372 हो गया। सवाल में a और b का गुणनफल पूछा गया था, सवाल में a गुणा b आपसे पूछा गया है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक समीकरण प्लस का हो, एक समीकरण अगर माइनस का हो, भाई स्क्वायर तो हट ही गया, रूट लगा दिया, तो इस एक का मान कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे, आपके दिल से आवाज आएगी कि सर दोनों को जोड़कर किसका भाग दे लो? बेटा 2 का भाग दे लो, ठीक है ना। सर इस b का मान कैसे निकालेंगे जिसके आगे माइनस है? सर दोनों को घटाकर 2 का भाग दे लो। बेटा दोनों को माइनस करेंगे, 32 माइनस 372, और यहां से 2 का भाग देंगे। क्या इसको हल नहीं कर सकते क्या? अभी अभी तो सिखाया, अभी अभी तो सिखाया भाई एक प्लस का हो अगर एक माइनस का हो, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाकर माइनस कर लो। जैसे 32 का स्क्वायर आपको पता होगा भाई 1024, माइनस का 300, रूट के अंदर 372, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा। चलिए, 2 इंटू 2, आप बोलेंगे सर यहां से 4 हो जाएगा। बहुत आसान है, चीजें अगर आपको आती है हल करना। चलो माइनस करो, 4 में से 2 गया 2। चलिए, फिर आप बोलेंगे सर 12 में से 7 गया, यहां से 5, 9 में से 3 गया 6, बट्टे में 4, 4 4 छंग 24, 4 तिया 12। तो यहां से अपना करेक्ट जो उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 163 यहां से निकल के जाएगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला तरीका सीधा लगाइएगा, उत्तर निकालिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, शायद आपको पता भी होगा या फिर नहीं पता होगा। कोई सा भी चतुर्भुज हो, ये कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है, कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, समलंब हो सकता है, समांतर हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, अगर इसके अंदर एक पॉइंट है जैसे ए बी सी और डी, चलिए इसके अंदर पॉइंट है जैसे एम में मान लेता हूं। अब यहां से इसको मिलाओ, यहां से इसको मिलाओ, यहां से इसको मिलाओ और यहां से इसको मिलाओ, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक, पहले इधर जाओ, इधर जाएंगे तो आप बोलेंगे सर ए एम हो जाएगा, मतलब ए एम का स्क्वायर प्लस में। पहले इधर जाओ, फिर यहां से आपको इधर जाना है, जैसे इधर जाएंगे तो एम सी का स्क्वायर, फिर बराबर, जो काम आपने इसके साथ किया वही इसके साथ करो। सर इधर जाओ, एम बी का स्क्वायर, सर इधर जाओ एम डी का होल स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट है,
और इस बार आपका इस नियम पर सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आप बोलेंगे सर ये x है, इधर y है, इधर m है और इधर n है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर यहां से लेकर यहां तक का स्क्वायर करो, आप बोलेंगे x स्क्वायर प्लस में, फिर इसके सामने वाले का स्क्वायर करो y स्क्वायर बराबर में। जो काम इसके लिए किया सेम ही काम इसके लिए करो। आप बोलेंगे सर इसका स्क्वायर n स्क्वायर प्लस में सर यहां से लेकर यहां तक m स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मैं आपको इस सवाल को समझाता हूं। सवाल में एक आयत बोला गया था, आयत बोले चाहे कोई सा भी चतुर्भुज बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी और डी, यही तो बोला इस सवाल में। चलिए, फिर इस सवाल में बोला गया था कि P आयत ABCD के अंदर एक बिंदु है, P अंदर एक बिंदु था, कहीं पर भी बना सकते हो। चलिए, अब यहां से ये मत समझना कि सर ये जो बिंदु है बीच में होना चाहिए, नहीं, ये बिंदु कहीं पर भी हो सकता है अंदर, ठीक है ना, बीच में जरूरी नहीं है। चलिए, फिर आपको बोला गया था सर PB, P से लेकर B तक आपको बोला गया था 61, सर PC, P से लेकर C तक आपको बोला गया था 67, सर PD की लंबाई आप बोलेंगे सर यहां से PD की लंबाई ज्ञात करो, और PA मतलब P से लेकर A तक आप बोलेंगे सर 94 है। इस PD की लंबाई आपको ज्ञात करना है, तो इसको अपन ने x मान लिया। क्या अभी जो अपन ने सीखा उस पर आधारित नहीं है क्या? बिल्कुल आधारित है, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर एक एक विकर्ण ले लो, जैसे सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक लो, 94 का स्क्वायर प्लस में सर अब सामने वाला ले लो 67 का होल स्क्वायर बराबर में, सर अब इसको ले लो 61 का होल स्क्वायर, सर अब इसको ले लो जो अपन को निकालना है x का स्क्वायर, ठीक है ना। चले, अब यहां से हल करने के देखो कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। हल करने के कई सारे तरीके मेरे प्यारे बच्चों हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका जो आप लोग लगाएंगे ना, वो इकाई के अंक वाला लगाएंगे। आई बात समझ में। अब यहां से इकाई के अंक वाला जो तरीका आप लोग लगाएंगे ना, हो सके आपका उत्तर निकल के जाए, हो सके आपका उत्तर नहीं निकल के आए, क्योंकि इकाई का जो अंक है उससे भी आपका उत्तर निकल के आ सकता है, ठीक है ना। चलिए देखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, इस 1 का स्क्वायर 1 और यहां से x स्क्वायर। देखो 9 और 6 15, ये एक आपका इधर आएगा, तो आप बोलेंगे सर 15 में से एक गया 14, 14 में इकाई का अंक 4, आप बोलेंगे सर x स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब यहां से गलती मत करना, इकाई का जो अंक है ना उसको लगाना कैसा है, यहां से गलती मत करना। ये 4 नहीं है, आप लोग ऐसा मत करना कि सर रूट यहां से हटाकर इधर लगाया और इसका 2, तो आप लोग सीधा 2 वाले को उत्तर करेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। इकाई का अंक का जो सीन है ना वो थोड़ा सा अलग चलता है। कहने का मतलब इकाई के अंक में 4 आएगा जब आप x स्क्वायर करेंगे, और x क्या है, ये x ही तो है। चले, कहने का मतलब आप x स्क्वायर करो, जैसे आपने इस वाले ऑप्शन को उठाया 5 को, अब इकाई का अंक लो, 5 यहां पर रखो, 5 का स्क्वायर करने पर 25 मिलेगा, जिसमें इकाई का अंक 5 है, लेकिन कितना चाहिए था, 4 चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। वैसे सर इकाई का अंक 6 उठाओ, जैसे इकाई का अंक 6 उठाएंगे, 6 का स्क्वायर 36, आप बोलेंगे सर इकाई के अंक में 6 मिला, लेकिन मिलना कितना चाहिए था, आप बोलेंगे 4 मिलना चाहिए था, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप लोग इकाई का अंक 8 उठाओगे, 8 का स्क्वायर 64, सर 64 का 4 मिला, बिल्कुल मिल गया, लेकिन अगले वाले ऑप्शन को भी तो चेक करेंगे। आप बोलेंगे सर इकाई के अंक में 2 है, इस 2 का स्क्वायर 4, सर यहां पर भी इकाई के अंक में 4 मिला, तो आप लोग गलती मत करिएगा भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ गया तो x का मान 2 निकाल लो और आप इसको टिक कर दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। इकाई के अंक से करोगे ना तो जैसा मैंने सिखाया वैसा करना है।
आप लोग एक्स स्क्वायर में इन सभी का इकाइकांक रख लो। जैसे 8 रखेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 4 मैच हो गया, उत्तर हो सकता है, ठीक है ना। वैसे यहां से इकाइकांक 2 है, 2 का स्क्वायर 4, सर मैच हो गया, उत्तर हो सकता है, ठीक है ना। चले, वैसे यहां से 6 रखोगे, 6 का स्क्वायर 36, सर मैच नहीं हुआ, मतलब ये तो उत्तर नहीं हो सकता। वैसे यहां से आप लोग 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5, सर मैच नहीं हुआ, मतलब ये भी आपका नहीं हो सकता। कहने का मतलब आपने 2 ऑप्शन को तो हटा दिया, लेकिन 2 ऑप्शन अभी भी बाकी है। चलिए, अब यहां से जो 2 ऑप्शन आपके बचे हैं ना, उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो डिजिटल सम लगाओ या फिर पूरे सवाल को हल करो, बस 2 ही तरीके हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से एक बार मैं आपको पूरा हल करके भी बता सकता हूं, और मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम लगाकर भी मैं बता सकता हूं। सबसे पहले मैं डिजिटल सम लगाकर बता देता हूं, क्योंकि इकाई के अंक से 2 ऑप्शन आपके हट गए। अब 2 में से एक ऑप्शन आप डिजिटल सम से निकाल लो, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे भाई, इसका डिजिटल सम कितना होगा। जब भी डिजिटल सम निकालोगे ना, तो कहीं पर भी 9 आपको दिखाई दे, उसको वैसे इग्नोर करना है। देखो 9 यहां से दिखाई दिया, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 6 और 1 को जोड़ा 7, मतलब इसका डिजिटल सम आ गया 7। चलिए, वैसे आप लोग बोलेंगे भाई 6 और 7 13, 13 में 3 और 1 को जोड़ा 4, इस 4 का स्क्वायर 16, 16 में इन दोनों को जोड़ा 7, मतलब इसका डिजिटल सम आ गया मेरे प्यारे बच्चों 7 आ गया। अब डिजिटल सम आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बराबर में सर 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 9 को हटाएंगे, कहीं पर भी 9 दिखाई दे हटाएंगे, इसका स्क्वायर करना था, सॉरी इसका स्क्वायर तो अपन कर ही चुके, मतलब यहां से कितना मिलेगा बेटा, यहां से 4 मिलेगा। भाई 6 और 7, 7 का स्क्वायर अपन कर ही चुके 49, यहां से 4 अपन को मिल गया, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर, 7 और 7 14, इधर लेकर आएंगे तो 14 में से 4 जाएगा, आप बोलेंगे सर 10, और 10 का भी अगर आप डिजिटल सम निकालोगे तो आप बोलेंगे सर 1, मतलब एक्स स्क्वायर। अब ऐसा मत करना सर इधर से स्क्वायर हटाकर इधर रूट लगाए 1, नहीं, ये जो इधर से स्क्वायर हटाकर इधर रूट लगाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके इकाइकांक और डिजिटल सम में काम नहीं करता, ठीक है ना। अब यहां से वैसे ही करो जैसा अपन ने इकाई के अंक में सीखा था। भाई 2 ऑप्शन हट गए, 2 ऑप्शन बचे। अब इसका आप लोग देखेंगे, इसका आप लोग देखेंगे तो सर यहां से इसका डिजिटल सम 3 है, कहने का मतलब इसका डिजिटल सम 3 है, तो यहां से 3 गुणा 3 करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर था। अब 3 गुणा 3 9, क्या यहां से मैच हुआ, क्या मैच नहीं हुआ, कहने का मतलब ये भी अपना उत्तर नहीं होगा। अच्छा, यहां से निकाल लो सर, यहां से 98 का डिजिटल सम आप बोलेंगे सर 8 हो गया, ठीक है ना। चलिए, यहां से 8 हो गया तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो आप बोलेंगे सर 8 का स्क्वायर, आप बोलेंगे 64, इसका निकालेंगे 10, इसका निकालेंगे 1, सर यहां से मैच हो गया, कहने का मतलब अपना उत्तर क्या हो जाएगा बेटा 98 हो जाएगा। तो इकाइकांक और डिजिटल सम दोनों का प्रयोग करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं। बाकी नॉर्मल तरीका तो वो तो है ही जो अपन ने सीखा हुआ है। कौन सा वाला तरीका भाई, 94 का स्क्वायर करो, 67 का स्क्वायर करो, 61 का स्क्वायर करो और कैलकुलेशन कर लो, वो तो है ही, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से इकाइकांक और डिजिटल सम इनका प्रयोग करना आपको आना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना इस सवाल में सिखाने वाली ये थी, अगर ये आपको आता है तो इसके बाद की कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगला सवाल बनाते हैं। बेटा अगले सवाल क्या है, रीना, नवीन और अर्पिता ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें क्रमशः 5, 6, 13 के अनुपात में निवेश किया गया। निवेश का अनुपात देके रखा है, वर्ष के अंत में उन्होंने 36,400 का लाभ कमाया जो उनके कुल निवेश का 14% है।
नवीन ने कितना निवेश किया, नवीन का जो निवेश है मेरे प्यारे बच्चों वो सवाल में पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहां से सवाल में क्या देख के रखा है, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, देखो पेपर में बनाना कैसे है, ठीक है ना। अच्छा सवाल में क्या बोला है भाई, जो लाभ था ना उनके कुल निवेश का 14% है, कहने का मतलब 14% का जो मान है वो 36,400 दे के रखा है। आई बात समझ में, यही तो बोला है कि 36,400 का लाभ कमाया जो उनके कुल निवेश का 14% है, कहने का मतलब 14% का जो मान है वो सवाल में 36,400 दे के रखा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर यहां से 1% का मान निकालेंगे, 14 दूने 28, कितना बचा सर, यहां से 8 बचा, जैसे 8 बचेगा यहां से कितने बार जाएगा सर, यहां से 6 बार जाएगा, कहने का मतलब यहां से 1% का मान 2600 हो गया। अगर 1% का मान 2600 है तो फिर 100% का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 जीरो और लगा लो, 2,60,000 हो गया। आप बोलेंगे सर ये अपने पास में क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कुल निवेश निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए अब कुछ नहीं करना, ये जो 2,60,000 है, ठीक है ना, इसको अपन को कौन से अनुपात में डिवाइड करना था, इनके निवेश के अनुपात में डिवाइड करना है, 5:6:13 के अनुपात में डिवाइड करना है, जिसमें रीना का ये है, नवीन का ये है और अर्पिता का ये है, ठीक है ना। सवाल में नवीन का पूछा गया था, तो किसी भी अनुपात को डिवाइड करना आता होगा, 2,60,000 आपने यहां से लिखा बटे में, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 13 और 6 18 और 5 कितना हो जाएगा सर 23, गुणा अपन किससे करेंगे, सॉरी यहां से 24 हो जाएगा, ठीक है ना, 13 6 19 और 5 24। चलिए यहां से गुणा किससे करेंगे सर, नवीन का पूछा गया था तो नवीन वाले से अपन गुणा कर लेंगे, बस हल कर लो। 6 24 को काटेगा 4 बार, 4 इसको काटेगा, 4 छंग 24। चलिए यहां से 2 बचा, 4 पंजे 20, कहने का मतलब यहां से 65,000, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है। चलिए तो यहां से इस सवाल का जो सॉल्यूशन है वो आपको आना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, अगले सवाल में क्या बोला गया था, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और मरम्मत के खर्च में 169 खर्च किया, बाद में उसने इसे भरत को 25% लाभ पर बेच दिया, अंततः भरत ने उस वस्तु को 4,480 में बेचा, जिससे उसे 44% की हानि हुई, आनंद के लिए वस्तु का मूल्य क्या था। ऐसा सवाल पेपर में पूछा जा रहा है, देखो करना कैसे। सबसे पहले फिल्म में कौन था, आप बोलेंगे सर आनंद था, फिर यहां से फिल्म में कौन आया सर, आनंद ने किसको बेचा, बेटा यहां से भरत को बेचा, यहां से भरत को बेच दिया। फिर फिल्म में कौन आया सर, भरत ने किसको बेचा, आप बोलेंगे सर भरत ने भी इस वस्तु को बेच दिया, किसी तीसरे आदमी को इस वस्तु को बेच दिया, यही बोले सवाल में, ठीक है ना। चलिए सवाल में क्या बोला गया था, आनंद ने एक वस्तु खरीदी, मरम्मत में 169 रुपए खर्च किए। अच्छा इस आनंद ने वस्तु कितने में खरीदी ये अपन को नहीं दे के रखा, तो कितना मान लिया बेटा, x मान लिया, क्योंकि सवाल में यही तो पूछा है कि इसकी मूल लागत क्या थी, मतलब आनंद ने कितने में खरीदी थी। चलिए आनंद ने उस वस्तु को x में खरीदा, लेकिन इसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किया, आप बोलेंगे सर 169 खर्च किया। जैसे मैं आपको बोलूं भाई आनंद ने 200 रुपए इसका क्रय मूल्य है, लेकिन 50 रुपए का इसका खर्चा हो गया, तो टोटल मिलाकर 200 प्लस 50 आपका क्या हो जाएगा बेटा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ऐसा ही तो पढ़ा था अपन ने। तो आनंद ने x में खरीदा 169, इसकी मरम्मत पर खर्च किया, तो टोटल मिलाकर जो क्रय मूल्य है वो x प्लस 169 हो गया, ठीक है ना। चलिए
अब यहां से क्या बोला गया था भाई, आनंद ने जो भरत को है ना 25% के लाभ पर बेचा था, यहां का लाभ 25% और भरत ने इस वस्तु को 44% की हानि पर बेचा था, मतलब यहां वाली हानि 44% और यहां वाला जो मूल्य था ना, यहां वाला जो मूल्य था वो कितना दे के रखा था, 4480 दे के रखा था। सवाल में यही तो बोला था, आनंद ने भरत को 25% के लाभ पर, भरत ने किसी आदमी को 4480 में बेचा 44% की हानि पर। सवाल में यही पूछा गया था भाई आनंद का जो मूल्य था वो कितना था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बहुत आसान है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। 25% का लाभ तो आप बोलेंगे सर 5/4। भाई 25% कितना होता है, 1/4। लाभ की बात करेगा तो 5/4, या फिर 25% का लाभ 125/100, यहां से काटेंगे तो यहां से 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला परसेंटेज बोला गया था भाई 44% की हानि, हानि में घटाएंगे, 100 में से 44 को घटाएंगे, आप बोलेंगे सर 56% बचा, 56/100, और ये जो अंतिम वाला मूल्य है ये 4480 दे के रखा है। जैसे इसको हल करेंगे ना, x का मान आएगा वही आपका उत्तर होगा। चलिए हल कर लो, कैसे भी कर लो यार, अब हल मतलब कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से अपन बोलेंगे सर 4 इसको काटेगा 14 बार, 5 इसको काटेगा सर यहां से 20 बार, ठीक है ना। चलिए और भी यहां से काट दो सर, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, ये जो 7 है इसको काटेगा 7 छंग 42, 7 चौके 28, मतलब 640 बार। तो यहां से x + 169 बराबर में, अच्छा नीचे वाला 10 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहां से कितना बनेगा बेटा, 6400 बनेगा। 169 इधर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का हो जाएगा, तो x का मान 10 में से 9 जाएगा 1, मतलब इकाई के अंक में 1 आना चाहिए था, इकाई के अंक में 1, आप बोलेंगे सर एक ही ऑप्शन में था, मतलब 6231 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 6231 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस सवाल को भी आपको देखकर जाना है, पेपर में पूछा जा रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले सवालों पर, इसी प्रकार के पैटर्न मैं आपको बताता रहूंगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जैसे वीडियो आता है तो फिर आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे मैं CBT 2 की तैयारी भी आपको करवाऊंगा और NTPC ग्रेजुएट वालों के लिए मेरे प्यारे बच्चों में साइको की तैयारी भी करवाऊंगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि साइको की तैयारी भी यहीं से होगी, गणित की तैयारी भी यहीं से होगी। आई बात समझ में। चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।